हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ज्ञान पर। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एनटीपीसी में पूछे गए प्रीवियस ईयर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। हाँ दोस्तों, 2016 में, जैसा कि आप जानते हैं कि 2016 में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था और उस एग्ज़ाम में जितने भी शिफ्ट हुए थे, काफ़ी सारे शिफ्ट्स हुए थे और सारे शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वैसे ही हर एक शिफ्ट वाइज हमने वीडियो बनाया है और आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो 28 मार्च यानी कि पहले दिन का पहला शिफ्ट का सारा क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस का। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और यहाँ तक कि सिर्फ 40 क्वेश्चन ही आपके कवर नहीं होंगे, उसके साथ जितने भी क्वेश्चन और बनते हैं यानी कि लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल नॉलेज ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और सभी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो देखते हैं दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई पास्ट अवे रिसेंटली हु वाज सी। तो मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी। तो आप समझ ही रहे होंगे दोस्तों, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस समय के करंट अफेयर्स के हिसाब से ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था। लेकिन आपको इसका क्वेश्चन तो आंसर तो आप जान लीजिए। इसका आंसर है शास्त्रीय नृत्यांगना, वो एक क्लासिकल डांसर थी, सी। लेकिन आज के टाइम पे अगर एग्ज़ाम होता है, आज से 3-4 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, तो उसमें 2020 के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो इससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ये आप देख लीजिए। तो आप जान ही रहे हैं, अभी हाल के दिनों में चेतन चौहान जो कि एक फॉर्मर क्रिकेटर थे और पॉलिटिशियन भी थे, तो उनका डेथ हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका एक बनता है। राहत इंदौरी जो कि पोइट थे और एक लिरिसिस्ट भी थे, गीतकार भी थे, तो उनका भी डेथ हो गया है। ये क्वेश्चन आपका बनता है। उसके अलावा लालजी टंडन जो कि एमपी के गवर्नर रह चुके हैं, उनका भी निधन हो गया। उसके अलावा सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, जिनको जगदीप के नाम से भी जानते थे, और आपको पता होगा ये कॉमेडियन एक्टर थे, जिनको आपने शोले मूवी में सुरमा भोपाली के रोल पे देखा होगा। तो जगदीप के नाम से ये काफ़ी फेमस थे, इनका भी डेथ हुआ है। और सरोज खान कोरियोग्राफर, बहुत ही फेमस कोरियोग्राफर थी, इनका भी डेथ हो गया है। उसके साथ ही सिंगर और म्यूज़िक कंपोज़र वाजिद खान, इनका भी डेथ हुआ है। बेजान दारूवाला जो काफ़ी फेमस ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजर थे, इन्होंने पीएम मोदी का भी भविष्यवाणी कई बार किया है। उसके अलावा अजीत जोगी जो कि फॉर्मर सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ रह चुके थे, यानी कि पहला सीएम जो छत्तीसगढ़ जब स्टेट बना था, पहला सीएम जो वहाँ के जो रहे थे वो अजीत जोगी थे, इनका भी निधन हो गया है। और इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत जो कि आजकल ट्रेंडिंग में, आप जान ही रहे हैं, उनका केस सीबीआई के पास है, तो उनका भी सुसाइड केस हुआ है, डेथ हुआ है। उसके अलावा ऋषि कपूर और इरफान खान काफ़ी ही मोस्ट फेमस रिनाउंड पर्सनैलिटी थे फिल्म जगत के, इनका भी डेथ हो गया है। तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है कि किस फील्ड से हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड द सॉरो ऑफ बंगाल। बंगाल का शोक के नाम से और किस किस नदी को जाना जाता है बंगाल के शोक का नाम से। तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी, दी दामोदर नदी को। अब इसके साथ आप जान लीजिए कि ब्रह्मपुत्र ये असम में बहती है और इसे भी असम का शोक नदी माना जाता है। हुगली हुगली जो है ये आपकी गंगा से ही निकलती है। गंगा दो भाग में बढ़ जाती है, एक पद्मा जो कि बांग्लादेश में चली जाती है और दूसरी है हुगली जो कि वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में अलग होती है और वहाँ से ये पूरा बंगाल में बहती है और कोलकाता होते हुए ये फिर समुद्र में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। भागीरथी के बारे में आप जान रहे होंगे, जो कि गंगा का एक हेडमोस्ट नदी आप बोल सकते हैं, जो कि बहुत सारे जलधारा मिलकर गंगा नदी बनती है, तो उसमें से एक भागीरथी भी है जिसको मेन बोला जाता है और ये उत्तराखंड में बहती है। उसके साथ आप दामोदर के बारे में आपने जान ही लिया कि दामोदर को बंगाल का बंगाल का शोक बोला जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बार वहाँ पर लाती है। अब बगल में एक स्टेट है बिहार, वहाँ का भी आप जान लीजिए। बिहार की जो शोक नदी बोली जाती है वो है कोसी, जिसको आप भारत की शोक नदी के किताब से भी बोला जाता है, क्योंकि ये कोसी हर साल काफ़ी ज़्यादा विध्वंस करती है बिहार में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ब्रिक्स विच कंट्री इज डिनोटेड बाय बी। ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है। तो ब्रिक्स जो है इसमें 5 देश हैं, 5 सदस्य हैं। बी स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, आर से रशिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है और एस से साउथ अफ्रीका है। ब्रिक्स का एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, फिर आता है आई इंडिया, फिर सी से चाइना,
और लास्ट में है आपका साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देश हैं ब्रिक्स में जो हैं। और 2009 में ब्रिक्स को बनाया गया था। पहला समिट 2009 में हुआ था और 2020 में जो इस बार 12वां ब्रिक्स समिट होने वाला था, जो कि पोस्टपोन हो चुका है कोरोना महामारी के कारण। और 2019 में ये 11वां जो हुआ था समिट, ये ब्राज़ील में हुआ था और इस बार 2020 में रसिया में होने वाला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ महाराणा प्रताप्स हॉर्स। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था बी चेतक। आप यहाँ पे देख रहे होंगे बादल, आप बादल के बारे में भी जान लीजिए। बादल जो था ये रानी लक्ष्मीबाई के 3 घोड़े थे टोटल, जो कि अलग अलग समय पे उन्होंने यूज़ किया था। तो इसमें से एक घोड़ा जो बादल था वो रानी लक्ष्मीबाई का था। और महाराणा प्रताप जिनका घोड़ा का नाम चेतक था, इनके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। बैटल ऑफ हल्दी घाटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो कि 1576 ईस्वी में लड़ा गया था और अकबर के साथ इनका युद्ध हुआ था। और राजा मान सिंह जो है अकबर के तरफ से अगुवाई की थी, उस युद्ध में नेतृत्व किया था राजा मान सिंह ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ थॉट टू हैव इन्वेंटेड थर्मोस्कोप। थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है। तो थर्मोस्कोप का आविष्कारक माना जाता है ए गैलीलियो गैलीली को। दोस्तों गैलीलियो गैलीली जो है ये काफ़ी फेमस इटली के एस्ट्रोनॉमर थे, खगोलविद थे। और टेलीस्कोप का भी आविष्कारक इन्हें ही माना जाता है। ऐसे टेलीस्कोप का जो पेटेंट हुआ था वो इनसे पहले ही दूसरे साइंटिस्ट ने करवाया था, लेकिन उनका जो पेटेंट था और यूरोप में उस समय जो टेलीस्कोप्स बन रहे थे, यूज़ हो रहे थे, वो जो उनका मैग्नीफिकेशन पावर जो था वो 3 टाइम्स था। लेकिन जब इन्होंने अपना टेलीस्कोप बनाया गैलीलियो ने, तो इनका जो टेलीस्कोप था उसका मैग्नीफिकेशन 20 गुना ज़्यादा था, जो कि इन्होंने 1609 ईस्वी में बनाया था। और इससे पहले जो पेटेंट हुआ था वो 1604 ईस्वी में हुआ था। तो इसलिए इनका अगर कहीं कहीं आपको ऑप्शंस में अगर गैलीलियो रहें कि अगर इन्वेंटर ऑफ टेलीस्कोप, तो वहाँ गैलीलियो आप मार सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज़ कोपरनिकस। कोपरनिकस जो है ये भी काफ़ी महान एस्ट्रोनॉमर थे, खगोलविद थे, और इनको भी एक अच्छा पदवी मिला हुआ है। इनको फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी भी के पद से भी नवाजा गया है, यानी कि आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक। और एक थ्योरी इन्होंने दिया था, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि पहले ये माना जाता था कि अर्थ स्टेशनरी है और सन उसके चारों तरफ घूमती है, लेकिन जब कोपरनिकस ने अपना थ्योरी दिया और इसे प्रूव किया था कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है सूर्य के चारों बगल और सारे प्लैनेट जो हैं सन के चारों बगल घूमते हैं। ये जो थ्योरी है इसको हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स ये कोपरनिकस ने दिया था। उसके बाद आता है न्यूटन। तो न्यूटन के बारे में आप जान ही रहे हैं कि काफ़ी सारा डिस्कवरी इन्होंने किया था, इन्वेंशंस किया था, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रेविटी। जो ग्रेविटी का आविष्कार जो हुआ था वो न्यूटन ने किया था। अब आते हैं कैपलर। कैपलर जो है इन्होंने दिया था लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, मतलब ग्रहों की जो गति है, उनका जो चाल है, उसका नियम जो बताया था वो कैपलर ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ ए हैकर। अब हैकर किसे कहा जाता है। तो हैकर उसे कहा जाता है जो कि आपके डाटा को बिना आपके परमिशन के कंप्यूटर का यूज़ करके उसे हैक कर ले, उसे उसका एक्सेस ले ले बिना आपके परमिशन के। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ए पर्सन हु यूजेस कंप्यूटर्स टू गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डाटा। वह व्यक्ति जो डाटा का अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्टरीज कैरी ब्लड दैट इज़ फिल्ड विथ। मतलब जो धमनियाँ होती है वो रक्त वहन करती है, ब्लड को डिलीवर करती है हार्ट से, जितने भी टिश्यूज़ होते हैं, जितने भी ऊतक होते हैं, वहाँ तक बॉडी में सभी जगह पहुँचाती है। लेकिन आर्टरीज जो है जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ब्लड में जो ऑक्सीजन जो भरा हुआ रहता है उसे वो लेकर जाती है ब्लड के साथ ही। लेकिन 2 ऐसे भी आर्टरीज होते हैं आपका, एक होता है पल्मोनरी, मैं इसका नाम आपको लिख दे रहा हूँ, पल्मोनरी, और दूसरा होता है अम्बिलिकल। अम्बिलिकल। तो ये दोनों आर्टरी ऐसे होते हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिस ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस ना हो, वैसे ब्लड को ये ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं, अंग तक पहुंचाते हैं। लेकिन बाकी से जितने भी आर्टरीज होते हैं, जितने भी धमनियाँ होती है, वो सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपको हार्ट से बाकी ऊतक में टिश्यूज़ में पहुंचाती है। तो इसका आंसर होगा 7 का ए, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज इज नॉट ए मेमोरियल टू ए डेड पर्सन।
मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो अब देख लेते हैं सभी पॉइंट्स के बारे में, सभी ऑप्शंस के बारे में। पहला है बीबी का मकबरा। तो ये बीबी का मकबरा जो है ये दिलरस बानो बेगम इनका मकबरा है, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनाया गया। और ये कौन थी? ये औरंगजेब की पत्नी थी। आप इनको पहली पत्नी भी बोल सकते हैं और चीफ वाइफ भी, उनकी मुख्य पत्नी भी बोल सकते हैं। ये दोनों पद इनका था, मतलब दिलरस बानो बेगम का, औरंगजेब की। दूसरा है ताजमहल। ये मुमताज महल का मकबरा है, बनवाया नहीं था, और ये शाहजहाँ की पत्नी थी, जो कि आगरा में ये ताजमहल बनाया गया था और शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। तीसरा है आपका चार मीनार। तो चार मीनार जो है ये मकबरा नहीं है, इसे हैदराबाद में बनाया गया था, और इसे जो बनाने वाले राजा थे उनका नाम था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। जी हाँ, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। और इन्होंने मक्का मस्जिद जो हैदराबाद में है उसे भी बनाया है, और हैदराबाद सिटी का भी निर्माण इसी ने करवाया था, जो कि कुतुब शाही डायनेस्टी, कुतुब शाही वंश के राजा थे। उतमत उद दौला जो है ये एक ये भी आपका टॉम भी है, जो कि आपका नूरजहाँ जो कि जहांगीर की पत्नी थी, उन्होंने बनवाया था। और ये उन्होंने अपने पिता के लिए बनवाया था, अपने पिता और माता पिता दोनों के लिए। उनके जो पिता थे मिर्ज़ा गियास बेग, और उनकी माता थी असमत बेगम, इन दोनों के लिए मकबरा बनवाया था नूरजहाँ ने, जो कि जहांगीर की पत्नी थी। डेड पर्सन का मेमोरियल नहीं है, मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, वो होगा चार मीनार, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट इज कार्ला फेमस फॉर इट्स बुद्धिस्ट केव्स लोकेटेड। अब कार्ला जो है एक बुद्धिस्ट केव्स है, बहुत सारे बुद्धिस्ट केव्स इंडिया में बनाए गए थे, वो 1000 से ऊपर हैं। और जो कार्ला है वो महाराष्ट्र में स्थित है, ये महाराष्ट्र। तो कुछ इंपॉर्टेंट केव्स के बारे में हम जान लेते हैं, जैसे कि बाराबार केव्स है, बाराबार केव्स है जो कि बिहार में है। उसके अलावा एक है सीतामढ़ी केव। अब सीतामढ़ी के नाम से आप कन्फ्यूजन मत आइए, सीतामढ़ी जिले में, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ये है बिहार में ही है, लेकिन ये राजगीर के बगल में है। और राजगीर से माना जाता है 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये जगह है जहाँ पे सीतामढ़ी का गुफा है। उसके अलावा अजंता केव। अजंता केव तो काफ़ी फेमस है, आप जान ही रहे हैं, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, और ये जो है एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जिसको आपको विश्व विरासत स्थल बोला जाता है। उसके अलावा एलिफेंटा केव। एलिफेंटा केव जो है ये एलिफेंटा आइलैंड मुंबई वहाँ पर स्थित है। तो अजंता के साथ एक आप और जान रहे होंगे, एलोरा केव्स। तो अजंता और एलोरा दोनों है तो औरंगाबाद में ही, लेकिन औरंगाबाद में अलग अलग जगह पर है। लगभग इन दोनों केव्स की एक दूसरे से दूरी 100 किलोमीटर की है, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारत का संविधान, वह पहली बार कब संशोधित हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में। अब 1951 में जब इसका अमेंडमेंट हुआ था, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। जो क्या थी? उससे पहले 8 अनुसूची थी, तो 9वां अनुसूची जो है वो जोड़ा गया था। उसके अलावा 2 अनुच्छेद भी जोड़े गए थे, जो आर्टिकल्स आप बोलते हैं 31A 31B, ये दोनों आर्टिकल्स भी जोड़े गए थे। और 9th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी जोड़ा गया था। और उसमें खास प्रोविजंस क्या था? जो कि सोशली बैकवर्ड थे, एजुकेशनल बैकवर्ड थे, मतलब जो समाज में पिछड़े जाति के लोग थे, उन लोगों को एक एक्स्ट्रा प्रोविजंस देना, स्पेशल प्रोविजंस देना, उसके लिए इस अमेंडमेंट को लाया गया था। और इसमें SC ST को भी रखा गया था, SC ST, और साथ में जो भी निम्न जाति के लोग थे, सामाजिक तौर पे मतलब दबे हुए लोग थे, उनको एक अच्छा प्रोविज़न, स्पेशल प्रोविज़न दिलाना इसका मकसद था इस अमेंडमेंट का। तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। नेक्स्ट है, विथ विच स्पोर्ट इज कर्णम मल्लेश्वरी एसोसिएटेड। कर्णम मल्लेश्वरी किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो डी भारोत्तोलन से एसोसिएटेड है। तो ये क्वेश्चन उस समय काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड था 2016 के समय में, कर्णम मल्लेश्वरी से जुड़ा हुआ। लेकिन आज के टाइम में आप 2020 में जो भी, अभी आप तो कोरोना के कारण जान ही रहे हैं, पिछले 5-6 महीने में कोई स्पोर्ट्स इवेंट हुआ नहीं है, लेकिन अभी आने वाले 3-4 महीने में अब स्पोर्ट्स इवेंट होने वाले हैं। तो इस समय क्या आपको जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनका ध्यान में रखना है। जैसे अभी धोनी ने, सुरेश रैना ने रिटायरमेंट घोषित किया है, तो इनके बारे में तो काफ़ी लोग जानते हैं कि ये क्रिकेट से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वाज द फर्स्ट सैटेलाइट टू ऑर्बिट आवर मून। हमारे जो चंद्रमा है, पृथ्वी की जो चंद्रमा है, उसका पहला उपग्रह, मतलब आर्टिफिशियल, नेचुरल नहीं, मतलब कौन सा आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो मनुष्य के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा भेजा गया और उसके चक्कर लगाया। तो पहला ऐसा उपग्रह जिसने चंद्रमा का चक्कर लगाया था वो है लूना 10। अब इसके अलावा हम तीनों ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। तो लूना
लूना 2 जो था ये सोवियत यूनियन के द्वारा भेजा गया था, तो लूना सीरीज़ के जितने भी हैं वो सोवियत यूनियन रूस के द्वारा भेजा गया था। लूना 2 जो था पहला स्पेसक्राफ्ट जो कि टू रीच द सरफेस ऑफ मून, मतलब मून के सतह पर पहुंचने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट ये था लूना 2, जो कि 1959 में भेजा गया था। उसके बाद आता है लूना 10, जिसके बारे में आप जान ही रहे हैं कि ये पहला ऐसा सैटेलाइट था जो कि चंद्रमा के चक्कर लगाने वाला पहला सैटेलाइट, और ये जो भेजा गया था ये 1966 में भेजा गया था। अब अगला है अपोलो 10, तो इसे 1969 में, और जो दूसरा है अपोलो 11 इसे भी 1969 में ही दोनों को भेजा गया था, और 1-2 महीने का ही गैप था दोनों के भेजने में। तो पहला जो था वो एक रिहर्सल प्रोजेक्ट था कि हमको जो 11 है इसके बारे में आप जान ही रहे होंगे कि ये पहला स्पेसक्राफ्ट था जो कि किसी भी आदमी को मून की धरती पर उतारा था, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग पहली बार मून के सतह पर उतरे थे। तो ये था अपोलो 11। लेकिन उससे पहले जो है आप कोई भी प्ले करते हैं, कोई भी ड्रामा करते हैं, तो उससे पहले एक रिहर्सल करते हैं। तो वैसे ही रिहर्सल के तरह से अपोलो 10 को भेजा गया था, जिसने कि चंद्रमा का पूरा चक्कर लगाया था और अपने ऑर्बिट को थोड़ा सा कम भी करके उसके नज़दीक से भी उसने पूरा चक्कर लगाया था, और उसके बाद वो वापस सेफली अर्थ पे आ गए थे। उसके बाद उसके 1-2 महीने के बाद आपको अपोलो 11 भेजा गया, जो कि सक्सेसफुली वहाँ पर लैंड कराया गया। पहले ऑर्बिट में घूमते रहे और उसके बाद एक उसमें से जो लैंडर है वो उतरा था मून के सतह पर, जिसपे नील आर्मस्ट्रांग गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सत्य है। तो इसमें आपका पहला दिया हुआ है 1 GB इक्वल्स टू 1024 MB, तो यही आपका करेक्ट है, 13 का ए। अब आप इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लें। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो होता है किस चीज़ का, स्टोरेज का। तो कंप्यूटर डाटा को जो स्टोर किया जाता है तो उसको जो हम नापते हैं तो उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट डाटा जो होता है यूनिट वो होता है बीट, ये बीट होता है, ठीक है। और इसमें आप 0 या 1 जो कंप्यूटर के लैंग्वेज में डाटा को स्टोर किया जाता है बाइनरी में 0 और 1, तो एक बीट में एक नंबर या तो 0 या तो 1 स्टोर होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है बीट। अब एक बीट जो होता है, जैसे अब इससे बड़ा जो यूनिट होता है बाइट होता है। एक बाइट जो होता है उसमें होता है आपका इक्वल्स टू 8 बीट्स, ये आपको ध्यान में रखना है। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। उसके बाद 1 किलो बाइट होता है जिसमें कि 1024 बाइट्स होते हैं, ये आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। उसके बाद आपका आता है MB, मेगाबाइट आप जिसको बोलते हैं, उसमें 1024 किलो बाइट होते हैं। फिर GB आता है, तो 1 GB में जो होता है 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है। उसके बाद आता है TB जिसको आप टेराबाइट भी बोलते हैं, 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है, GB होता है। आपको सबसे पहला जो है वो याद रखना है कि 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स, और इसके बाद जो आपको चलना है वो चलना है 2 टू द पावर 10, 2 रेज़ टू द पावर 10, इस ऐसे में चलना है। तो आप देख लीजिए नेक्स्ट यूनिट आ गया आपका बाइट। तो अब 1 किलो बाइट जो होगा वो होगा 2 रेज़ टू द पावर 10 बाइट, मतलब 1024 बाइट हो जाएगा। 2 रेज़ टू पावर को आप कैलकुलेट कर लेंगे तो वो 1024 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है XCVI डिनोट्स। अब XCVI किस चीज़ को डिनोट करता है, तो अब ये देखिए जो XCVI जो है ये रोमन में लिखा हुआ है, रोमन न्यूमरल में लिखा हुआ है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आप जानते होंगे नॉर्मली कि आप 1 को नॉर्मल रोमन में ऐसे लिखते हैं, 5 को आप अगर डिनोट करना होता है रोमन में तो आप ऐसे डिनोट करते हैं, 10 को डिनोट करना होता है तो आप ऐसे डिनोट करते हैं। जनरली इतने तक सभी लोगों को पता होता है। और उसके बाद 50 को हम L से डिनोट करते हैं, वैसे ही 100 को हम C से डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा दिया हुआ है XCVI, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे X जो है ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, C जो है वो 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये जो C जो है 100 ये 10 से बड़ा है, तो इसका मतलब उसमें पीछे आप जैसे कि आप 4 को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं रोमन में, 4 को आप ऐसे लिखते हैं, मतलब ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है V, और ये जो I आप जिसको बोल सकते हैं तो ये इसमें एक कम, मतलब पहले लिख दिया तो एक कम। अब यही अगर हमको 6 लिखना है तो ये 5 और एक ज़्यादा, मतलब राइट साइड में लिखा हमने तो एक ज़्यादा हो गया, 5 से 6 हो गया, और लेफ्ट साइड में लिखा तो एक कम हो गया, 4 हो गया। ये 4 है और ये 6 है। तो वैसे ही अगर हमको इस केस में लिखना होगा तो अगर हम C लिखते हैं 100 हो गया उसका मतलब, और उसके आगे हम अगर x लिखते हैं तो इसका मतलब 100 माइनस 10 90, तो XC हमको 90 को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगला क्या है हमारा, ये 5 और ये 6, तो इसका मतलब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है
96। तो हमारा सी जो है वो राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस टीबी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड टीबी डे जो है विश्व क्षय रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग दिवस जो है ये मनाया जाता है 24 मार्च को, 15 का बी। विश्व क्षय रोग दिवस जो है ये 24 मार्च को मनाया जाता है। अब टीबी के बारे में हम जान लेते हैं। टीबी जो है ये आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। और ये जो डिजीज़ होता है बैक्टीरिया, किस तरह का बैक्टीरिया होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ये एक बैक्टीरिया है, इसका नाम है, इससे होता है। और पहली बार जो है डॉक्टर रॉबर्ट कोच इन्होंने इसे पता किया था कि टीबी का कारण क्या है, और इस बैक्टीरिया को खोज के निकाला था। और इसी के कारण ये 1882 में इन्होंने खोजा था, और इसी के कारण इसके 100 साल के बाद 1982 में, तो 1982 में WHO ने इसे इनके 100वें खोज के 100वें एनिवर्सरी पर टीबी डे की शुरुआत की थी, इनको ऑनर देने के लिए कि 100 साल होने के बाद इन्हें एक ऑनर दिया गया WHO के द्वारा, जिसे कि टीबी डे के रूप में हम मनाते हैं, वर्ल्ड टीबी डे। और इसे हर बार WHO ही प्रमोट करती है। और रॉबर्ट कोच जो है इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1905 में। 1905 में नोबेल प्राइज़ इनको मिला मेडिसिन के क्षेत्र में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु गेव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल? अब करो या मरो का नारा किसने दिया था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान? तो अब हम चारों ऑप्शंस को देख लेते हैं। वीर सावरकर। वीर सावरकर जो थे इन्होंने कोई नारा तो वैसा कुछ खास नहीं दिया था, लेकिन 1857 को जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जिन्होंने कहा वो थे वीर सावरकर। उसके अलावा फ्री इंडिया सोसाइटी, एक सोसाइटी इन्होंने बनाया था जिसका नाम था फ्री इंडिया सोसाइटी। अब अगला ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो स्लोगन दिया गया है काफ़ी फेमस है, इससे आप याद रखिए, जय हिंद। जय हिंद जो है ये सभी लोग बोलते हैं, लेकिन ये स्लोगन किसने दिया ये पता होना चाहिए, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और इनका एक फेमस डायलॉग भी है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, मतलब तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और गांधी जी जो है इन्होंने भी इसे एक इन्हें सुभाष चंद्र बोस को एक टाइटल दिया था, उपाधि दिया था, जिसको पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स, मतलब देशभक्तों का देशभक्त नाम से इन्हें पुकारा था, किसे? सुभाष चंद्र बोस को। अब तीसरा है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ही हैं जिन्होंने डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। उसके बाद आते हैं सुब्रमण्य भारती। तो सुब्रमण्य भारती जो है ये तमिल राइटर थे, एक तमिल राइटर भी थे, कवि भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, सभी कुछ इन्होंने किया। और इन्हें भी एक महाकवि भारती का नाम इन्हें टाइटल दिया गया था। और भारती उपाधि जो है इन्हें 11 साल की उम्र में ही दिया गया था। तो भारती तो आप समझ ही रहे हैं, जो सरस्वती के द्वारा जो भी ब्लेस्ड होते हैं, माता सरस्वती के द्वारा जिनको भी ज्ञान ज़्यादा दिया गया रहता है, तो उन्हीं को बोला जाता है कि भारती के रूप से हम संबोधित करते हैं। तो 11 साल की उम्र में ही इन्हें भारती का उपाधि दे दिया गया था। तो इनको महाकवि भारती के नाम से भी जानते हैं और भारतीयार के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ द लेंस इन आवर आइज इज टू। तो हमारे आँखों में जो है लेंस का क्या काम होता है? तो लेंस का काम क्या होता है, वो फोकल डिस्टेंस को चेंज करती है। अब आप कोई भी जो ऑब्जेक्ट है आपके आँख से अलग अलग दूरी पर रखी गई है, डिफरेंट पोजीशन में रखा गया है, लेकिन सबको आप अच्छे तरीके से देख पाते हैं। तो उसका कारण है आपका लेंस। आपका लेंस जो है अपना शेप को चेंज करके फोकल डिस्टेंस को हमेशा चेंज करते रहता है, ताकि इमेज जो है वो हमेशा रेटिना पे ही बने और आप किसी भी चीज़ को अच्छे से देख पाएँ। तो फोकस की दूरी को बदलना मेन काम होता है हमारे लेंस का। तो इसलिए आंसर होगा सी, फोकस को चेंज करना। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मून्स डज द प्लेनेट मार्स है? अब मार्स का जो मंगल ग्रह का कितने चंद्रमा है? तो मंगल ग्रह के पास 2 चंद्रमा हैं। इसका नाम है, नाम भी आप जान लें, फोबोस एंड दूसरा है डीमोस। इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी बार पूछा जाता है। फोबोस एंड डीमोस 2 चंद्रमा हैं मार्स के। उसके बाद जब हम शुरू से देख लेते हैं तो मरकरी और वेनस, इन दोनों के पास अपना कोई चंद्रमा नहीं है, अपना कोई मून नहीं है। उसके बाद आता है अर्थ के पास 1 चंद्रमा, आप जान रहे हैं, मून। और उसके बाद मार्स है, मार्स के पास फोबोस एंड डीमोस 2 हैं। उसके बाद जो ग्रह हैं चारों गैसियस प्लेनेट के नाम से आप जिनको जानते हैं, तो उन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा मून्स हैं और नया नया डिस्कवरी होते भी जा रहा है। आज के समय पे अगर आप देखें तो नासा के द्वारा जुपिटर का जो है 79 मून्स डिस्कवर हो चुका है, जिसमें कि 53 जो है, 53 जो है वो कन्फर्म्ड है और 26 जो है वो अभी प्रोविजनल है, ठीक है। उसके अलावा सैटर्न के 82 मून्स को अभी तक डिस्कवर किया जाता है, जिसमें फिर
53 ही कंफर्म्ड है और 29 जो है वो प्रोविजनल है, और ये सारा डाटा आपका नासा के साइट पे दिया हुआ है। उसके अलावा यूरेनस और नेपच्यून, ये तो आप जान रहे हैं काफ़ी दूर है, तो इनका जो है अभी तक वही परमानेंट 27 है यूरेनस का, और नेपच्यून का 14 है, 14 है, जो कि अभी बढ़ा नहीं है। अभी जुपिटर और सैटर्न का ही डिस्कवरी चल रहा है उसके मून्स का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। तो भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है एक प्रधानमंत्री को। आप इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। जैसे कि आपका स्टेट में होता है एग्जीक्यूटिव हेड, जो स्टेट के होते हैं, राज्य में वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ साइप्रस। अब साइप्रस की राजधानी क्या है? तो साइप्रस की राजधानी निकोशिया है, ठीक है। और इसके अलावा जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पॉलिस, लेमेका, एरेदीपो, ये तीनों जो है साइप्रस के ही सिटी हैं, ये तीनों साइप्रस में ही स्थित हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन आज के टाइम पे अगर पूछे जाएँ करंट से रिलेटेड, तो कौन सा देश का पूछा जा सकता है, तो हम वो भी देख लेते हैं। उससे पहले हम साइप्रस के बारे में भी जान लेते हैं। तो साइप्रस की कैपिटल तो निकोशिया आप जान ही लिए हैं, और साइप्रस की जो करेंसी है वो यूरो है, क्योंकि वो यूरोप में पड़ता है। उसके अलावा अभी आपने सुना होगा लेबनान में काफ़ी बड़ा धमाका हुआ था, तो लेबनान के बारे में भी जान लेते हैं। तो लेबनान की जो कैपिटल है वो बैरूत है, और वहाँ की करेंसी जो है वो लेबनीज़ पाउंड है, लेबनीज़ पाउंड, ये आपको याद रखने में ईजी होगा। उसके बाद आता है बेलारूस। यहाँ पे भी काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल हुआ है, अभी इलेक्शंस भी हुए हैं। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट फिर से जो चुने गए हैं, पहले भी वही थे, वो हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, और वहाँ की जो कैपिटल है वो है मिन्स्क, MINSK, मिन्स्क। और वहाँ का जो करेंसी है वो है बेलारूसियन रोबल, बेलारूसियन रोबल, रोबल आप ध्यान में रखिए, बेलारूसियन रोबल। नेक्स्ट है श्रीलंका, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, और वहाँ का कैपिटल है, ये इंपॉर्टेंट है, श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है इससे पहले, क्योंकि काफ़ी बार श्रीलंका का कैपिटल चेंज हुआ है। तो अभी जो है वो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। और श्रीलंका का जो है करेंसी है काफ़ी ईजी है, श्रीलंकन रुपी है। जैसे इंडिया का इंडियन रुपी है, वैसे श्रीलंका का श्रीलंकन रुपी है। वहाँ के जो PM है अभी वो महिंदा राजपक्षा हैं, महिंदा राजपक्षे। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो है गोटाबाय राजपक्षे, गोटाबाय राजपक्षे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इन्वेंटेड पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन का जो आविष्कार किया था वो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनको नोबेल प्राइज़ भी इसके लिए दिया गया था 1945 में, 1945 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिसिन के फील्ड में, फिजियोलॉजी के फील्ड में इनको पेनिसिलिन के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। उसके अलावा पहला ऑप्शन है इयन फ्लेमिंग। इयन फ्लेमिंग जो है ये भी काफ़ी फेमस है, और ये ऑथर और जर्नलिस्ट, उसके अलावा ये नेवी के इंटेलिजेंस ऑफिसर भी रह चुके हैं। तो ये जो है जेम्स बॉन्ड नाम का जो आप जान रहे हैं नॉवेल, तो इस नाम का जो ये नॉवल निकाला था इन्होंने ही निकाला था। इसमें इस सीरीज़ में इन्होंने 11 नावल लिखा था इसी एक ही सीरीज़ का। तो स्पाई के ऊपर बेस्ड था ये जनरली, जेम्स बॉन्ड, ठीक है। उसके अलावा स्टीफन हॉकिंग, तो स्टीफन हॉकिंग जो है ये फिजिसिस्ट थे, कॉस्मोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और ये पैरालाइज्ड अवस्था में थे, इनके बारे में आप जान ही रहे होंगे, ये काफ़ी बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट भी थे। उसके बाद आता है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने इन्वेंशन किया था टेलीफोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरुणा असफ अली इज़ रिमेंबर्ड फॉर होस्टिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग एक्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अरुणा असफ अली को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। तो किस दौरान इन्होंने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का ध्वज फहराया था, उनका झंडा को फहराया था? इसमें ऑप्शंस तो दिए गए, उनके बारे में हम जान सकते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। उसके अलावा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये हुआ था 1930 में, और दोनों जो है लीडरशिप हुआ था गांधी जी के लीडरशिप में ही हुआ था। उसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये 1942 में गांधी जी के ही नेतृत्व में हुआ था। तो इस क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 22 का डी, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का ध्वज अरुणा असफ अली ने फहराया था, और ये आपको फहराया था मुंबई में हुआ था, वहीं पे एक ग्राउंड था, वहाँ पे इन्होंने फहराया था। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन 2014 द डैश लोकसभा वाज इलेक्टेड। 2014 में
कौन सी लोकसभा की इलेक्शन हुई है? तो ये 16वीं और लोकसभा की इलेक्शन हुई है, और 2014 के बाद 2019 में इलेक्शन हुआ है, ये 17वीं थी। उस समय 16वीं हुई थी, अभी 17वीं लोकसभा की इलेक्शन हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बॉक्सर इज निक नेम्ड द रियल डील? तो द रियल डील के नाम से किस बॉक्सर को निकनेम दिया गया है? तो रियल डील के अलावा द वेरियर का नाम भी दिया गया है, इन्हें निकनेम दिया गया है। ये है इवैंडर हॉलीफील्ड। इवैंडर हॉलीफील्ड जो है काफ़ी बड़े बॉक्सर हैं, और ये जो है एकमात्र ऐसे हैं जो कि 4 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जीत चुके हैं। तो इनके अलावा और कोई 4 बार नहीं रह चुका है हैवीवेट चैंपियन। ठीक है, तो इनको जो दिया गया है निकनेम वो है द रियल डील। इसके अलावा द वेरियर, इसके अलावा जो है मोहम्मद अली, ये भी काफ़ी फेमस बॉक्सर हैं, और इनको भी एक निकनेम दिया गया था द ग्रेटेस्ट। और ऐसे निकनेम का जो प्रथा है ये सभी लोगों को दिया ही जाता है। तो आप दूसरे ऑप्शंस के बारे में भी जान लें। जो लुइस हैं, इनको निकनेम दिया गया है द ब्राउन बॉम्बर, द ब्राउन बॉम्बर। और माइक टाइसन, इनका निकनेम है द बेडेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट, द बेडेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट को 1919 में पारित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो उस समय एक्ट्स बहुत सारे, ऐसे तो बहुत सारे एक्ट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया है अपने 200 साल के शासन के दौरान, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो इस टाइम के हैं वो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें। तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1912, 1915, 1919 जिसको आप मॉन्टेक चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं। 1935 फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मैक्सिमम चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली गई है। उसके अलावा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो कि 1947 में आया था। उसके अलावा इंडियन काउंसिल्स एक्ट जो आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी आप जानते हैं, 1909 में आया था। और इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, विच अमॉन्ग द बिलो चॉइसेस कैन कॉज ए सुनामी? अब सुनामी कैसे हो सकता है? तो सुनामी जो होता है वो अंडर सी अर्थक्वेक के कारण होता है। समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है तो उसके कारण सुनामी आता है, जिसको आप हार्बर वेव के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड वास्को डी गामा लैंड इन इंडिया? वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो वास्को डी गामा जो आए थे 1498 में आए थे, और ये जो थे पुर्तगाल के रहने वाले थे, एक पोर्टुगीज थे, पुर्तगाली थे, जहाँ के अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी हैं। और ये जो है भारत 3 बार आए थे। ये क्वेश्चन भी अगर पूछा जाए तो आप ये भी जान लें कि 3 बार आए थे, और तीसरी बार में यहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी वास्को डी गामा की। पहली बार ये 1498 में आए थे, और जो यह आए थे वो कैलिकट में पहली बार आए थे। और कैलिकट जिसको आजकल कोझिकोड के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे अभी एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म? अब इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंगल सेल्ड का है, एक कोशिकीय जीव है? तो ये होगा ए प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मार्स गैस? मार्स गैस के नाम से और किसे जाना जाता है? मार्स गैस इज मीथेन सी, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4। ये एक एल्केन ग्रुप का होता है। इसके अलावा जो तीनों ऑप्शन हैं ये सभी एल्केन ग्रुप के ही हैं। तो CH4 हो गया मीथेन, इथेन जो हो गया ये C2H6 हो गया। उसके अलावा प्रोपेन जो हो गया ये हो गया C3H8 हो गया। उसके अलावा ब्यूटेन जो हो गया ये C4H10 हो गया। ठीक है, और ये सारा जो है ये एल्केन ग्रुप के ही हैं। एल्केन ग्रुप में जो भी कंपाउंड होते हैं आपके कार्बन और ऑक्सीजन के, सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन के होते हैं, हाइड्रोकार्बन होता है, तो इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2। अब इसमें आप वैल्यू कुछ भी पुट करके देख सकते हैं 1 से। n=1 अगर आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा C1H2 × 1 2 + 2 4 CH4, जो कि पहला होता है मीथेन। उसके बाद अगर आप 2 पुट करें तो C2H4 + 2 6 S6 C2H6 इथेन हो जाएगा। तीसरा अगर 3 पुट करें तो C3H8 हो जाएगा जो कि प्रोपेन है, और 4 पुट करेंगे तो C4H10 हो जाएगा जो कि ब्यूटेन। इसके अलावा आगे भी आप पुट करके हाइड्रोकार्बन आप बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर कैन यू फाइंड द गोल्डन टेम्पल ऑफ डाम्बुला? तो गोल्डन टेम्पल ऑफ डाम्बुला कहाँ स्थित है? तो अगर
जो भी क्रिकेट के फ़ैन हैं, क्रिकेट में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो उनको इस क्वेश्चन के बारे में ऐसे भी पता चल जाएगा। क्योंकि डाम्बुला जो है ये श्रीलंका में पड़ता है। डाम्बुला यहाँ पे काफ़ी सारे क्रिकेट मैचेस होते हैं, जो कि डाम्बुला एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है यहाँ पर। और श्रीलंका में जब भी इंटरनेशनल मैचेस होते हैं तो डाम्बुला में एक मैच ज़रूर होता ही है। तो इस नाम से ही काफ़ी लोग ये पकड़ लेंगे कि गोल्डन टेम्पल ऑफ डाम्बुला जो है वो श्रीलंका में है। इसके अलावा गोल्डन टेम्पल जो इंडिया में है वो अमृतसर में है। और इंडोनेशिया में भी काफ़ी सारे हिंदू टेम्पल्स हैं, जैसे कि जो बाली इलाका है इंडोनेशिया का, वहाँ पे माना जाता है कि 20,000 से ज़्यादा मंदिर हैं। और ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो प्रत्येक 100 लोगों पे एक मंदिर है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टेम्पल जो है वह कहाँ पर है। तो अंकोर वाट टेम्पल, अंकोर वाट, ANG, अंकोर वाट टेम्पल जो है ये है लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, और ये है कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्परर अशोका वाज द सक्सेसर ऑफ। जो सम्राट अशोक थे वो किसके उत्तराधिकारी थे। तो मौर्यन एम्पायर में आप पहले जान लीजिए, एक तरफ से क्रम जान लीजिए। तो सबसे पहले जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद आए उनके बाद बिंदुसार, फिर उसके बाद आते हैं अशोक तीसरे नंबर पे। और जो सुसीमा इसमें जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ये माना जाता है कि अशोक के ही सौतेले भाई थे जिनकी वो हत्या कर दिया था अपने खुद शासक बनने के लिए। उसके बाद आता है दशरथ, जिनको माना जाता है जो कि अशोक के बाद आए थे। और अशोक को इसमें बोलते हैं कि दशरथ जो थे ये अशोक के छोटे भाई थे अपने ही, लेकिन कोई ज़्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि ये इनके पोते थे, ग्रैंडसन थे। सारा ऑप्शन आपने जान लिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, एम्परर अशोका वाज द सक्सेसर ऑफ बिंदुसार। बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डांस फ्रॉम कुचिपुड़ी ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के किस भाग से कुचिपुड़ी डांस निकला है। तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का डांस है, यहाँ से ही निकला है। अब दूसरे डांस के बारे में भी हम जान लेते हैं साउथ के। तो तमिलनाडु से भारतनाट्यम काफ़ी फेमस है, आप जान रहे हैं, भारतनाट्यम। इसके अलावा महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से जो लावनी। इसके अलावा उड़ीसा से ओडिसी। एक और केरल का भी फेमस है, तो केरल के बारे में भी आप जान लें, केरल का जो है कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज बिलीव्ड टू हैव बिल्ड द कोणार्क टेम्पल। कोणार्क टेम्पल को किसने बनवाया था। तो ये बनवाया था नरसिंह देव वन। अब दूसरा और कुछ जान लें, तो विष्णुगुप्त और राजा किलुशुंगा के नाम पे वैसा कोई मंदिर का निर्माण नहीं बताया गया है, लेकिन महिपाल जो है, महिपाल नाम के कुछ शासक थे। तो एक महिपाल जो थे वो, उनके नाम पे एक मंदिर बनाया गया है, मतलब उन्होंने निर्माण कराया था, वो है सहस्त्रबाहु टेम्पल। सहस्त्रबाहु टेम्पल, जिसको सहस्त्रबाहु ट्विन टेम्पल भी बोला जाता है, या तो आजकल लोकली वहाँ पर इसका यूज़ करके इसका नाम को चेंज करके सासबहु टेम्पल भी बोला जाता है, जो कि MP के ग्वालियर में है। और ये 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। इसके अलावा महिपाल वन नाम के भी एक राजा थे, जो कि सौराष्ट्र रीजन, मतलब जिसको आप गुजरात का बोलते हैं, वहाँ पे ये थे। और इनको माना जाता है कि सोमनाथ टेम्पल जो था काफ़ी फेमस टेम्पल, इसका रिपेयरिंग इन्होंने करवाया था, कुछ रिपेयरिंग इन्होंने करवाया था। कोणार्क टेम्पल जो है ये नरसिंह देव वन ने बनवाया था। इसके अलावा आप एक और चीज़ जान लें, जो एयर इंडिया का भी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, तो एयर इंडिया से रिलेटेड करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एयर इंडिया का जो लोगो है वो फ्लाइंग स्वान विद द कोणार्क चक्र इन ऑरेंज प्लेस्ड इनसाइड इट, मतलब एक जो फ्लाइंग स्वान मतलब उड़ता हुआ हंस है एयर इंडिया का लोगो, जिसमें कि कोणार्क का चक्र भी लगा हुआ है, उसके अंदर में आपको फ्लाइंग स्वान का चित्र बना हुआ है, उड़ता हुआ हंस का। तो यहाँ से कोणार्क से रिलेटेड था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेजर्ट एडजॉइनिंग द थार डेजर्ट कॉल्ड इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में थार डेजर्ट जो है हमारे राजस्थान के एरिया में है, तो पाकिस्तान में भी वो थार डेजर्ट आगे बढ़ा हुआ है। तो पाकिस्तान में उसे किस नाम से जाना जाता है। तो पाकिस्तान में उसे चोलिस्तान नाम से जाना जाता है। उसके अलावा गोबी डेजर्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका नॉर्थर्न चाइना में पाया जाता है, जो और साउथर्न मंगोलिया उस रीजन में है, गोबी डेजर्ट पाया जाता है। इसके अलावा सुखपुर और मीरपुर जो है ये एक सिटी है, ये दोनों
पाकिस्तान में सुखपुर एक सिटी है, और मीरपुर जो है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसमें एक सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ प्रिजर्व रिमेन्स ऑफ और ट्रेसेस ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द रिमोट पास्ट इज कॉल्ड। तो जो प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सी पैलियोंटोलॉजी। आप इसका देख ही रहे हैं, जीवाश्म विज्ञान मतलब फॉसिल्स। जीवाश्म क्या होता है? फॉसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म। तो जो रिमोट पास्ट से जो अवशेष जो बचे हुए रहते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है, कि इनका जानवरों का और पौधों का और बहुत सारे जीवों का, तो उनका जो अध्ययन होता है वो पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा जो है एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी होता है ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन्स होता है, या ह्यूमन के बिहेवियर को जानना, ये एंथ्रोपोलॉजी में आता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है आर्कोलॉजी। तो आर्कोलॉजी जो होता है ह्यूमन का एक्टिविटी जो पता चले, लेकिन कैसे पता चले? जैसे कि ज़मीन की खुदाई करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, कुछ भी वहाँ पे हमको मिलता है, तो बहुत सारे रिकवरी और एनालिसिस से हमको जो पता चलता है ह्यूमन के एक्टिविटी के बारे में पुराने काल का, तो स्टडी को हम आर्कोलॉजी बोलते हैं। उसके अलावा पैलियोंटोलॉजी तो इस क्वेश्चन का आंसर है ही। और फार्माकोलॉजी, तो आप ड्रग्स के बारे में जो पढ़ते हैं, तो ऐसा मेडिसिन का ऐसा ब्रांच जिसमें आप ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वो होता है फार्माकोलॉजी। इसका आंसर हुआ सी पैलियोंटोलॉजी। Next question is atomic weight of an element is compared with which of the following to get the atomic weight of that element। अब किसी तत्व का अगर हमको परमाणु भार जानना होता है तो हम उसको किस तत्व के परमाणु भार की तुलना उससे की जाती है, उससे कंपेयर किया जाता है। तो ये होता है सी हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसमें जो आपका प्रोटॉन जो होते हैं वो होते हैं 1, और उसके अलावा न्यूट्रॉन जो होता है वो 0 होता है। तो इसी से कंपेयर किया जाता है। इसके अलावा सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आप जान सकते हैं। ऑक्सीजन है इसका 8 होता है, कार्बन है इसका 6 होता है, नाइट्रोजन है इसका 7 होता है। और जनरली जो एटॉमिक वेट निकाला जाता है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, उसमें इलेक्ट्रॉन का भी ऐड किया जाता है, लेकिन वो काफ़ी कम होता है, नेग्लिजिबल के बराबर होता है। तो मेनली नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो है वो आप जोड़ दें तो एटॉमिक वेट उस एलिमेंट का आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार जो है वो ऑब्लेट स्फेयर जैसा है, चपटा गोल है। मतलब गोल तो है, ऊपर से दबा हुआ है, उसी को चपटा गोल भी बोलते हैं, ऑब्लेट स्फेयर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू टीम्स प्लेड द फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। किन दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था? तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आप ध्यान से याद कर लें कि पहला जो आधिकारिक मैच खेला गया था वो यूएसए और कनाडा के बीच में खेला गया था। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज। तो दोस्तों आप ये क्लियर कर लें कि पहला जो इंटरनेशनल क्रिकेट टेस्ट मैच, अब टेस्ट मैच जो खेला गया था वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था, फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल। उसके बाद जो वनडे मैच था वो भी ऑफिशियल इंटरनेशनल, वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही खेला गया था। लेकिन T20, अब पहला जो ऑफिशियल इंटरनेशनल T20 मैच खेला गया था ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तो ऑस्ट्रेलिया तीनों में कॉमन है, आपको याद रखना है। T20 में आप इंग्लैंड को हटाकर न्यूजीलैंड रख देंगे, बाकी टेस्ट और वनडे जो है इन दोनों में ऑफिशियल जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में ही खेला था। इसके अलावा जो ऑफिशियल ऐसे ही कोई भी मैच जिसमें आपको फॉर्मेट नहीं बताया गया कि 5 दिन का मैच है कि 1 दिन का है या 20 ओवर का मैच है, तो ये फॉर्मेट, कोई भी फॉर्मेट बिना बताए ही एक ऑफिशियल मैच पहले हुआ था, तो वो हुआ था यूएसए और कनाडा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ए ऑस्ट्रेलिया। अब कॉन्टिनेंट जो है आप सबसे बड़े से छोटे के बारे में जान लें। फर्स्ट इज़ एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा है साउथ अमेरिका, पांचवा एंटार्क्टिका, छठा यूरोप और सातवां जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इंक्रीजेज व्हाट हैपन्स टू इट्स वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी जब किसी भी वेव का बढ़ा जाएगा तो वेवलेंथ क्या होगा? तो जनरली दोस्तों वेवलेंथ जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के अपोजिट होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। एफ, देखिएगा ध्यान से, एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब ये डिराइव कहाँ से होता है, ये चीज़ भी आप जान सकते हैं। स्पीड इक्वल्स टू वेवलेंथ बाई फ्रीक्वेंसी होता है। अब यहाँ से आप, ये पीरियड होता है, सॉरी, वेवलेंथ बाई पीरियड होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पीरियड जो होता है वो क्या होता है, पीरियड इक्वल्स टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी होता है।
तो आप यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और s क्या है, स्पीड है। तो स्पीड अगर कांस्टेंट हो जाए तो वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर इसको हम इधर ले जाएं, कांस्टेंट बाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं वेवलेंथ प्रोपोर्शनल टू 1/f। ये आपका डेराइव भी हो गया। आप फ्रीक्वेंसी को ऊपर रखें या वेवलेंथ को नीचे रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही होगा। तो आप क्वेश्चन पे आप देखिए कि फ्रीक्वेंसी कभी भी किसी वेव का अगर बढ़ेगा तो वेवलेंथ जो है वो घटेगा, अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, इसका मतलब वेवलेंथ जो है हमेशा घटेगा। तो आंसर होगा सी, इट डिक्रीजेज। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगले वीडियो में हम अगले सेट के साथ आपके पास आएंगे। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का जो भी टॉपिक था इसके 40 क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, तो इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चंस आप देख ही रहे हैं, ऐसा ही सेम टू सेम पीडीएफ भी है, आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल के सभी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।